अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज हम फार्माकोलॉजी के नेक्स्ट चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे, जो है ड्रग्स फॉर डिसऑर्डर्स ऑफ रिस्पायरेटरी सिस्टम। एएनएस जो है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। सो आज हम जो है वो रिस्पायरेटरी सिस्टम की जो ड्रग्स हैं, उनके जो डिसऑर्डर्स हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। अच्छा जी, सो रिस्पायरेटरी सिस्टम में अभी हमने जो है वो 3 जो मेन डिसऑर्डर्स हैं जो आपकी बुक में मेंशन है लिपिनकोड की, उनको हमने जो है वो डिस्कस करना है। वो है, एक है अस्थमा, ठीक है, अस्थमा। सेकंड है सीओपीडी और थर्ड वन है एलर्जी रिहिनाइटिस। सो ये जो डिसऑर्डर्स हैं, इनको हम वन बाय वन जो है वो डिस्कस करेंगे और इनकी जो ड्रग्स हैं उनको हम जो है वो देखेंगे कि कौन सी डिसऑर्डर को कौन सी ड्रग जो है वो दी जाती है। सो सबसे पहले हम जो है वो अस्थमा के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट इज़ अस्थमा। सो अस्थमा, अस्थमा में जो है वो बेसिकली होता क्या है। अच्छा ये देखें, ये है हमारे ट्रैकिया, ठीक है, विंड पाइप जिसको हम बोलते हैं, और ये है लंग्स। रफ सी अगर हम जो है वो डायग्राम बनाएं समझने के लिए इसको, यहाँ पे जो है वो ब्रोंकाई प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ये ट्रैकिया है। अब होता क्या है, अस्थमा की कंडीशन में कोई भी एलर्जी, कोई भी ट्रिगर पॉइंट्स, वो एलर्जी हो सकती है, ठीक है, इन्फेक्शन हो सकता है, पोल्यूशन हो सकता है, कोई भी एक्सरसाइज हो सकती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल कोई एलर्जी आई है, ठीक है, कोई भी एलर्जी आई है, उसने क्या किया, आके ये जो ट्रैकिया की वॉल होती है ना, ये पहले ही जो है ना, ये इसका डिस्टेंस बहुत स्मॉल सी होती है, बिल्कुल स्मॉल से जो है ना वो डिस्टेंस होता है। अब होता है क्या, कोई भी एलर्जी आती है तब यहाँ पे स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जब कोई भी एलर्जी आएगी वो क्या करेगी, यहाँ पे इसको आके अफेक्ट करेगी, और ये जो स्मूथ मसल्स हैं इनको आके स्वेल कर देगी, यहाँ पे आके इन्फ्लेमेशन कॉज करवा देगी। जो पहले जो है वो इतना फॉर एग्ज़ाम्पल रिस्पायरेशन के लिए जो है वो रास्ता था, अब वो बिल्कुल स्वेल होके जो है बिल्कुल थोड़ा सा जो है वो हो जाएगा, जिसकी वजह से शॉर्टनेस और ब्रीथिंग की प्रॉब्लम आती है, विजिंग होती है, चेस्ट टाइटनेस हो जाती है, कफ होती है, ये सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। अब देखें इसका प्रोसीजर क्या है। कोई भी एलर्जी आई है, ठीक है, बॉडी में आपके, हमारी बॉडी में ना आईजीए सिस्टम जो है प्रेजेंट होता है। आईजीए क्या होता है, ये एक एंटीबॉडी है। कोई भी एलर्जी आती है तो ये उससे जो है ना वो लड़ती है, उसको रोकती है और उसको डिस्ट्रॉय कर देती है, ठीक है, अगर कोई नॉर्मल सा एलर्जी आती है। अब कोई एलर्जी आई है, आईजीए एंटीबॉडी जो है ये एक्टिवेट हुई है, तो ये जाती है मास्ट सेल्स के पास, ठीक है। मास्ट सेल्स प्रेजेंट होते हैं, उनके पास जाती है और उनकी सरफेस पे जाके जो है अटैच हो जाती है जो आईजीए एंटीबॉडी है, ताकि अगर कोई भी जो है वो एलर्जी आए तो उससे जो है ये निपट सके, उसको डिस्ट्रॉय कर सके। अब जो मास्ट सेल है ना, जब इसके साथ आईजीए एंटीबॉडी अटैच होती है ना, तो ये इसको कहती है कि तुम जो है ना अपने मेडिएटर्स जो है वो रिलीज़ करो। अब वो मेडिएटर्स कौन कौन से हैं, वो होते हैं, हिस्टामाइन भी हो सकता है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स भी हो सकते हैं, लिकोट्राइएंस भी जो है वो भी हो सकते हैं। अब ये जो इसके मेडिएटर्स हैं ना, ये क्या करते हैं, ये इन्फ्लेमेशन काज करवाते हैं। जब इन्फ्लेमेशन काज करवाते हैं तो जो स्मूथ मसल्स होते हैं, ब्रोंकाई की जो वॉल है उसकी जो स्मूथ मसल्स हैं उनमें इन्फ्लेमेशन कॉज हो जाती है, जिसकी वजह से जो है पेशेंट को डिफरेंट जो है वो प्रॉब्लम जो है वो देखनी पड़ती हैं। उसमें चेस्ट टाइटनेस है, कफ है, और उसके अलावा जो है ब्रीथिंग में प्रॉब्लम आती है। इस कंडीशन को जो है हम कहते हैं अस्थमा, ठीक है। आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज़ अस्थमा। कोई भी एलर्जी या कोई भी प्रॉब्लम होती है बॉडी में, कोई भी एलर्जी आती है तो वो क्या करती है, वो आके मास्ट सेल्स जो है आईजी एंटीबॉडी जो वो एक्टिवेट होती है। आईजी एंटीबॉडी एक्टिवेट जब होती है तो वो मास्ट सेल्स को कहती है कि वो अपने मेडिएटर्स को जो है वो रिलीज़ करे। जब मेडिएटर्स को रिलीज़ करते हैं तो वो इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं, और जब इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं तो उसकी वजह से जो स्मूथ मसल्स की वॉल होती हैं, जो एल्वोलाई ब्रोंकाई की वॉल होती है, उनमें स्वेलिंग्स प्रोड्यूस हो जाती है, और जो रिस्पायरेशन का प्रॉब्लम जो है रिस्पायरेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, रिस्पायरेशन में जो है वो इश्यूज़ आने शुरू हो जाते हैं। उस कंडीशन को हम बोलते हैं एस्थमा, ठीक है। अब जो एस्थमा है ना, जब भी कोई पेशेंट आता है ना, उसमें 2 कंडीशंस हैं, ठीक है। एक होती है एक्यूट एस्थमा और एक होता है क्रॉनिक एस्थमा।
अब एक्यूट क्या है और क्रॉनिक क्या है। एक्यूट में ये होता है कि पेशेंट जो है ना आपके पास आता है, कोई भी पेशेंट आता है और वो कहता है कि मुझे अचानक से जो है ना वो आज सुबह या फिर कल रात से जो है ना ब्रीथिंग में प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। उसको पहले कोई इशू नहीं होता, उसको अचानक से कोई एलर्जी हो जाती है और उसकी वजह से जो है ना उसको ये प्रॉब्लम जो है वो फेस करनी पड़ती है। उसको हम बोलते हैं एक्यूट एस्थमा, ठीक है। उसमें जो ट्रीटमेंट के प्रोटोकॉल्स हैं वो डिफरेंट है, जो कि मैं अभी आपसे डिस्कस करूँगी। अब आ जाती है क्रॉनिक एस्थमा। क्रॉनिक एस्थमा होता है कि जिसमें काफ़ी अरसे से जो है ना वो पेशेंट्स को प्रॉब्लम हो, उसके लंग्स में जो है ना कोई डिफॉर्मिटी हो और वो काफ़ी अरसे से जो है ना वो मेडिसिन जो है ले रहा हो इसके बारे में, उसको हम बोलते हैं क्रॉनिक अस्थमा। क्रॉनिक अस्थमा में जो है ना ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स थोड़े डिफरेंस होते हैं, वो भी मैं अभी आपसे डिस्कस करूँगी। अब जो एस्थमा एक्यूट एस्थमा है ना उसमें डिफरेंट किस्म के जो है ना वो ड्रग्स हम यूज़ कर सकते हैं। एक्यूट कंडीशन जब भी आपके पास कोई पेशेंट आना है तो उसमें जो आपने सबसे पहले फर्स्ट ट्रीटमेंट है, ठीक है। फर्स्ट टाइप ट्रीटमेंट जो होता है ना वो होता है बीटा 2 एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट, ठीक है। ऑलवेज कोई भी आपके पास, अगर आपके पास फॉर एग्जांपल कोई पेशेंट आता है और कहता है कि मुझे जो है ना वो सुबह से ये प्रॉब्लम हो रही है, शॉर्टनेस ब्रीथिंग हो रही है और काफ़ी ज़्यादा सीवियर किस्म की हो रही है, ठीक है, और वो एक्यूट है, तो आप सबसे पहला जो ट्रीटमेंट है वो उसको दोगे बीटा 2 एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट। ये एग्ज़ाम में बहुत दफ़ा ये क्वेश्चन आता है और वो पूछते भी हैं। सो आपने जहन में रखना है कि फ़र्स्ट ट्रीटमेंट जो भी एक्यूट कंडीशन में दिया जाता है वो है बीटा 2 एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट। सो मैं आपसे वन बाय वन जो है ना इनको डिटेल के साथ डिस्कस करूँगी। अभी आप जो है इनके नेम जो है वो जहन में रखें। बीटा 2 एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट, ठीक है, फर्स्ट ट्रीटमेंट है एक्यूट कंडीशन में। उसके बाद आता है मिथाइल ज़ैंथेनेसिस। इसमें क्या होता है, ये भी जो है ना ये सेकंड में आप अगर जो है ना दे सकते हो, ठीक है। अगर बीटा 2 एड्रीनर्जिक जब कोई ड्रग देते हैं तो उसे अगर साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं तो आप इसको फिर छोड़ के, वो मैं आपको बाद में कंडीशंस बताऊंगी कि कौन सी कंडीशंस होती हैं जिसमें जो है हम अवॉइड करते हैं, फिर जो है आप ये ड्रग्स दे सकते हो। उसके बाद ये आ जाती है कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट। ये दोनों जो है ना ये सेकंड प्रोटोकॉल है ट्रीटमेंट के, ठीक है। फर्स्ट जो ऑलवेज ट्रीटमेंट जो यूज़ होता है वो होता है बीटा 2 एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट, ठीक है। अच्छा जी, ये तो हो गई थी एक्यूट कंडीशन में। एक्यूट कंडीशन में हमने ये मेडिसिन देनी है। अब मैंने आपको डिस्कस की थी क्रॉनिक कंडीशन में, ठीक है। क्रॉनिक कंडीशन में जो है वो ज़्यादातर स्टीरॉइड्स जो है ना वो दिए जाते हैं, कॉर्टिको स्टीरॉइड्स, ठीक है। ये भी हम जो है अभी डिटेल के साथ उनको डिस्कस करते हैं। चलें जी, बीटा 2 एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट, ठीक है। अब इसमें कौन कौन सी ड्रग है और ये कैसे वर्किंग करता है ये हम जो है वो देख लेते हैं। अगर आपको याद हो तो हमने एनएस में डिस्कस किया था कि जो अल्फ़ा और बीटा जो है एड्रीनर्जिक के रिसेप्टर्स होते हैं, उसमें जो बीटा रिसेप्टर है इसका फंक्शन क्या है, ये डायलेट करता है, ठीक है। ये डायलेट करता है ब्रोंकाई के जो स्मूथ मसल्स हैं उनको डायलेट करता है। तो उसमें जो है हम इसको बीटा 2 एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट देंगे। अब वो डायलेट कैसे करता है, थ्रू जी प्रोटीन सिस्टम के। मैं ये आपसे पहले भी जी प्रोटीन सिस्टम का जो है वो डिस्कस कर चुकी हूँ। अभी जो है इसको हम शॉर्ट सा देख लेते हैं। इसमें क्या होता है, बीटा 2 एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट जब हम देते हैं तो उसमें क्या होता है, जी प्रोटीन सिस्टम एक्टिवेट होता है। कोई भी एलर्जी आई है, जी प्रोटीन सिस्टम एक्टिवेट होगा। उसमें क्या होगा, जी प्रोटीन जो है ये जाके क्या करेगा, एटीपी जो है एटीपी को कन्वर्ट कर देगा साइक्लिक एएमपी में, ठीक है। साइक्लिक एएमपी एक्चुअली सेकेंडरी मैसेंजर होता है, ठीक है। सेकेंडरी मैसेंजर को ही हम जी प्रोटीन सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। अब एटीपी जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा साइक्लिक एएमपी में, और ये जो साइक्लिक एएमपी है ये क्या कर देगा, ये स्मूथ मसल जो हैं जो इन्फ्लेम्ड हो गए थे, ठीक है, ऐसे जिनमें इन्फ्लेम्ड हो गए थे और कॉन्स्ट्रिक्टनेस आ गई थी, ठीक है, जिसमें रिस्पायरेशन में प्रॉब्लम हो रही थी। तो अब जो साइक्लिक एएमपी है ये इस पे जाके अफेक्ट करेंगे और इसको डायलेट कर देंगे, जिसकी वजह से जो रिस्पायरेशन में प्रॉब्लम आ रही थी वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। सो बीटा 2 एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट में जो है इस तरह से मैकेनिज्म होता है जी प्रोटीन सिस्टम के थ्रू। अब यहाँ पे जो बीटा 2 एड्रीनर्जिक सिस्टम है ना इसके 2 हैं। एक है शॉर्ट एक्टिंग, ठीक है, बीटा 2 एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट शॉर्ट एक्टिंग, और सेकंड है लॉन्ग एक्टिंग। अब आपने एक बात जहन में रखनी है कि कोई भी आपके पास इमरजेंसी में जो है वो पेशेंट आता है कि उसको एक्यूट की बात कर रही हूँ, एक्यूट जो है ना वो सीवियर किस्म का एस्थमा हो चुका है, ठीक है, तो उसको जो है ना काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो उसमें हम क्या करेंगे, उसको हम बीटा 2 एड्रीनर्जिक शॉर्ट एक्टिंग देंगे, ठीक है। ऑलवेज यही जो है ना ये फर्स्ट ट्रीटमेंट जो है इस यूज़ किया जाता है। इसकी जो ड्रग्स हैं वो हैं एल्ब्यूटारोल, ठीक है, एल्ब्यूटारोल, और सेकंड वन है
लिवाल्ब्यूटारोल। ये इसकी ड्रग्स हैं जो कि सीवियर कंडीशन में जो है वो दी जाती है। इसका जो टाइम है ना वो बहुत है, 5 to 30 मिनट्स में जो है ना इसमें पेशेंट को आराम आ जाता है। बहुत जल्दी क्विक ये ना अपना एक्शन करता है और ये डायलेशन करवा देता है। 5 मिनट्स से ना पेशेंट को जब हम देते हैं ना तो उसको जो है ये आराम आ जाता है। उसके बाद जो है इसका जो टाइम है ना 6 आवर्स तक जो है ना पेशेंट को जो है ब्रोंकोडाइलेशन जो है ना उसको रहती है और उसको सुकून रहता है। ठीक है, शॉर्ट एक्टिंग, क्योंकि हमने इसको इमरजेंसी में जो है वो यूज़ करना होता है। उसके बाद आ जाती है लॉन्ग एक्टिंग की बारी। ठीक है, इसका जो टाइम है ना वो ज़्यादा है। इसमें जो है वो 6 से 12 आवर्स तक जो है ना पेशेंट को जो है वो रिलीफ मिलता है। इसमें जो है हम इसकी जो ड्रग्स हैं वो है साल्मिट्रोल, और सेकंड वन है फॉर्मिट्रोल। आपने जहन में रखना है कि जब फर्स्ट ट्रीटमेंट जब आना है तो ये देना है। उसके बाद पता है सेशंस होते हैं, तो जब फर्स्ट सेशन के बाद जब वो बाकी सेकंड या थर्ड सेशन में आपके पास आएगा तो उसमें जो है आप लॉन्ग एक्टिंग जो है बीटा-2 एडिनर्जिक एगोनिस्ट जो है वो प्रेफर करेंगे और इनको ये वाली जो है मेडिसिन वो देंगे। बीटा एडिनर्जिक एगोनिस्ट में सबसे पहले जो आपने इसका मैकेनिज्म याद रखना है। उसके बाद शॉर्ट एक्टिंग और लॉन्ग एक्टिंग याद रखनी है कि शॉर्ट एक्टिंग जो है ना कोई भी इमरजेंसी केस है, ठीक है, तो उसमें हम जो है वो देते हैं। अगर एक्यूट हो तो उसमें 5 to 30 मिनट्स तक जो है पेशेंट को बिल्कुल आराम आ जाता है, उसकी डायलेशन हो जाती है, ब्रोंको जो कंस्ट्रिक्शन हुई होती है। और उसके अलावा लॉन्ग एक्टिंग जब वो फर्स्ट सेशन के बाद आपके पास विजिट करता है तो उसमें जो है आपने लॉन्ग एक्टिंग जो है वो ड्रग्स जो है वो उसको दे सकते हैं। ठीक है, अब आ जाती है बारी मिथाइल एक्जेंथेसिस। इसमें जो है ना आपकी बुक में जो इसकी एग्जाम्पल मेंशन है वो है थियोफाइलिन। ठीक है, एज वी नो कि जो हमारी टी है, ठीक है, उसमें थियोफाइलिन प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो जब भी पता है कोई भी ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होती है या कफिंग वगैरह होती है तो मोस्टली हम जो है ना वो चाय वगैरह पीते हैं, क्योंकि उसमें मोस्टली जो है ना वो थियोफाइलिन होती है और जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा ब्रोंकोडाइलेट करती है। ठीक है, इसका जो मैकेनिज़्म इसका भी बहुत ईजी है। ठीक है, ये क्या करता है, मोस्टली ये भी ब्रोंकोडाइलेटर ही करता है, कॉज करवाता है। बस इसमें ये है कि देखें मैंने आपको ना बीटा एडिनर्जिक एगोनिस्ट में बताया है कि इसमें क्या होता है कि एटीपी जो है वो सीएमपी में जो है कन्वर्ट होता है, और जो साइक्लिक एएमपी है ना ये आगे से ब्रोंकोडाइलेट करवाता है। अब होता क्या है, यहाँ पे एक एंजाइम जो है ना वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, वो एंजाइम का क्या काम है, जब साइक्लिक एएमपी का काम ख़त्म हो जाए ना, मतलब उसने ब्रोंकोडाइलेट करवा दी है, तो वो जो है ना ये एंजाइम आता है और इसको आके ख़त्म करवा देता है, साइक्लिक एएमपी को डिस्ट्रॉय कर देता है। ठीक है, तो उसकी वजह से जो है ना वो दोबारा से जो ब्रोंकोडाइलेशन जब का प्रोसेस होता है ना वो स्टॉप हो जाता है। अब जो थियोफाइलिन है ना इसका क्या काम है, जो साइक्लिक एएमपी को जो एंजाइम जो है वो इनहिबिट कर रहा था, ठीक है, थियोफाइलिन क्या करेगा, इसी एंजाइम को आके ख़त्म कर देगा, ताकि वो ना साइक्लिक एएमपी को जो है वो ख़त्म करे और ना ही जो ब्रोंकोडाइलेशन है ना वो स्टॉप हो। ठीक है, बस इतना सा आपने जो है ना वो जहन में रखना है कि साइक्लिक एएमपी जो है ना मोस्टली डायलेशन करवा रहा होता है और जो एंजाइम इसको इनहिबिट करने के लिए आता है थियोफाइलिन क्या करता है, उसको ही इनहिबिट कर देता है ताकि ब्रोंकोडाइलेशन जो है वो स्टॉप ना हो। उसके बाद आ जाते हैं कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट। ठीक है, इसमें क्या होता है, अगर आपको याद हो तो एएनएस में हमने डिस्कस किया था जो कोलिनर्जिक ड्रग्स होती हैं। ठीक है, कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स होते हैं, मस्करेनिक एंड निकोटेनिक रिसेप्टर। ठीक है, उनमें उनका ज़्यादातर तो यही काम है कि ये जो है ना डायलेशन करवा रही होती है, पर जो मस्करेनिक है ना, मस्करेनिक एक्टिविटी, ठीक है, मस्करेनिक ये जो वाल्स होती है ना एल्वोला इसकी ब्रोंकाई की, उसमें आके कॉन्स्ट्रिक्शन करवा रही होती हैं। ये आपने जो पॉइंट है ना ये जहन में रखना है। ठीक है, जो मस्करेनिक है ना ये क्या करती है, ये कॉन्स्ट्रिक्शन करवाती है वॉल में। देखिए पहले ही जो है ना वो इन्फ्लेम्ड हुई है। ठीक है, रास्ता कम है, सांस पहले ही नहीं लिया जा रहा, तो ये मस्करेनिक जो रिसेप्टर यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे ब्रोंकाई की वॉल पे, स्मूथ मसल्स पे, इसको ये मज़ीद जो है वो कॉन्स्ट्रिक्ट कर रही होती है, जिसकी वजह से मज़ीद जो है वो प्रॉब्लम आ रही होती है। तो अब क्या होगा, हमने अब इस मस्करेनिक है ना जो इसकी एक्टिविटी है इसको हमने क्या करना है, स्टॉप करना है। ठीक है, तो उसके लिए एंटी मस्करेनिक जो है ना, एंटी मस्करेनिक, ठीक है, ड्रग्स जो है ना वो यूज़ होंगी। एंटी मस्करेनिक ड्रग्स जो है वो क्या करेंगी, वो आएंगी यहाँ पे और आके जो ये कॉन्स्ट्रिक्शन करवा रही है, ठीक है, उसको क्या करेंगी, ख़त्म करेंगी और यहाँ पे जो है वो डायलेशन होगी और जो रिस्पायरेशन की प्रॉब्लम होगी वो भी ठीक होगी। इसमें हम जो ड्रग्स यूज़ कर सकते हैं वो हो सकती है
इनहेल्ड होगी इप्राट्रोपियम एंटियोट्रोपियम। जो ड्रग्स हैं उनके नेम आपने लाजमी जो है जहन में रखना है। अच्छा, एक बात आपने जहन में रखनी है, ये दोनों जो हैं ये सेकेंडरी जो है ना वो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स हैं। फर्स्टली आप ऑलवेज बीटा 2 एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट ही प्रेफर करोगे, ठीक है। कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट जो है ना वो इतना क्योंकि काम वही है कि हमने डायलेट करवाना है, तो वो बीटा 2 एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट अच्छे तरीके से मोस्ट बेनिफिशियल तरीके से जो है ना वो कर रहे हैं, तो आपने प्रेफर जो है ना वो वही करना है। ये बाकी सेकेंडरी जो है ना वो प्रोटोकॉल्स हैं जो कि आप जो है वो यूज़ कर सकते हो। कहते हैं कि जो कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट है ना वो COPD का जो पेशेंट होता है ना उसमें काफ़ी जो है ना वो बेनिफिशियल होता है। वो हम जब COPD जो है वो डिस्कस करेंगे तब मैं आपको बताऊंगी कि वो कैसे करता है। बहरहाल अगर एस्थमा का पेशेंट है तो उसमें मोस्टली जो है ये यूज़ नहीं की जाती, इतनी बेनिफिशियल नहीं होती, बट कहते हैं कि COPD के पेशेंट में जो है ना ये काफ़ी बेनिफिशियल होती हैं। सो आपने ये पॉइंट भी जहन में रखना है।